सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रवेश सर क्लासेस। और आज का यारो ना टॉपिक बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ऐसी टर्म्स जो अकाउंट्स में आपको 11th 12th और अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करेंगे या कोई प्रोफेशनल डिग्री ऑप्ट करेंगे ना, तो आपके ज़िंदगी भर में ये यूज़ होने वाले हैं। तो इनको यारो समझना ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमसे पीछा कभी नहीं छुड़वा सकते, हम इनसे कभी पीछा नहीं छुड़वा सकते। ये हमारी लाइफ में यूज़ आने वाले हैं अगर हम कॉमर्स फील्ड से हैं तो। हमें आज पढ़ना है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, कि अकाउंट्स में वो जो टर्म्स है जो हमें कंफ्यूज करती है वो अब से कंफ्यूज ना कर सके। तो चलते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम ब्लैक बोर्ड की तरफ, ठीक है। आज चैप्टर सेकंड में स्टार्ट कर रहा हूं। चैप्टर फर्स्ट हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, और ये मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो एटलीस्ट चैप्टर तो पता कर ही सकते हैं कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैपिटल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म कैपिटल। कैपिटल होता क्या है, ठीक है। कैपिटल को समझने के लिए ना मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि एक्चुअली कैपिटल है क्या, ठीक है। जैसे कि मैंने यहां पे एक एरो बनाया, यहां पे मैंने एक बिजनेस का साइन बना दिया, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए कि यहां पे एक व्यक्ति राम है, ठीक है। मान लीजिए यहां पे एक व्यक्ति राम है, ठीक है। राम है, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है। यहां पे किसने बिजनेस स्टार्ट किया है? राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है। राम ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे लगाए होंगे। अब पैसे दो फॉर्म में लग सकते हैं, या तो वो कैश के फॉर्म में लेके आए कि मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैं 10 लाख से बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, या अगर वो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो गुड्स भी लेके आ सकता है। इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूं कि अगर आप जनरल स्टोर खोलना चाहते हो और आप एक किसान हो, तो आपके पास चावल आटा तो पहले से ही होगा, आप तो खेतों से लेके आते होगे। तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो खेतों से चावल आ रहे हैं, आटे आ रहे हैं, उनको बिजनेस में रख के यूज कर सकते हो, उसे हम गुड्स बोल देंगे। और जो हार्ड फॉर्म में कैश लेके आ रहे हो उसे हम सिंपली कैश बोलेंगे, मनी। कैपिटल का मतलब क्या है? मान लो राम ने बिजनेस स्टार्ट किया और इसने यहां पे इन्वेस्ट किया ₹5 लाख। इसने यहां पे 5 लाख क्या किया? इन्वेस्ट किया। यहां पे राम ने 5 लाख इन्वेस्ट किया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब इसके अंदर ना ये जो इसने 5 लाख इन्वेस्ट किया ना, इसको देखते हैं कि इसने ना यहां पे दो फॉर्म में इसको इन्वेस्ट किया, दो फॉर्म में इन्वेस्ट किया। कैश के फॉर्म में लेट सपोज इसने ₹4 लाख लगाया, 4 लाख रुपए का कैश इंट्रोड्यूस किया, और यहां पे गुड्स जो कि सामान होता है, इसने गुड्स अपने पास से लगाया 1 लाख रुपए का। तो टोटल उसने बिजनेस में कितना रुपए लगाया? 4 लाख कैश के फॉर्म में लगाया, 1 लाख गुड्स के फॉर्म में लगाया। तो टोटल उसने 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया अगर उसने बिजनेस खोला तो। इसे ही हम बोलते हैं कैपिटल। और कैपिटल को हिंदी में ना पूंजी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पूंजी भी बोलते हैं, कि मालिक बिजनेस में कितना पैसा लगा रहा है। अब इसी चीज को हमने एक डेफिनेशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। कैपिटल, कैपिटल इज द अमाउंट, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड, ये है इंपॉर्टेंट, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, ठीक है। अब यहां पे ये आपको एक नया टर्म मिलेगा, प्रोपराइटर। यहां पे ना हम अकाउंट्स में ओनर को प्रोपराइटर भी बोलते हैं। आज से ये टर्म आप याद कर लो कि ओनर को प्रोपराइटर भी बोलते हैं। अकाउंट्स के टर्म में प्रोपराइटर का मतलब ही है मालिक। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर या प्रोपराइटर इन द बिजनेस, बिजनेस में वो इंट्रोड्यूस करे इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश के फॉर्म में यूज करे, जो कि यहां पे इसने किया है कैश के फॉर्म में 4 लाख, या वो कोई और चीज में इंट्रोड्यूस करे, एनीथिंग एल्स। लाइक यहां पे एग्जांपल क्या है? गुड्स के फॉर्म में उसने पैसा
इंट्रोड्यूस किया है। तो सिंपल सा मीनिंग है, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर या प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कैश और एनीथिंग एल्स, और किसी भी फॉर्म में वो अगर अपने बिजनेस में लगा रहा है ना पैसा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कैपिटल। और कैपिटल का मतलब ही होता है पूंजी। और एग्जाम्पल में हमने बड़े आसानी से समझा था। एग्जाम्पल में था क्या, कुछ नहीं था। एग्जाम्पल में एक राम है, राम ने 5 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। वो 5 लाख में से 4 लाख रुपए उसने कैश में इंट्रोड्यूस किया है और 1 लाख रुपए का उसने गुड्स इंट्रोड्यूस किया है। वेरी सिंपल। सो हमारा कुछ इस तरीके से कैपिटल होता है कि कैपिटल टर्म को हम कैसे डिफाइन करते होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा व्हाट इज कैपिटल। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। दूसरा है हमारा ड्राइंग। ये ना कैपिटल का जस्ट ऑपोजिट है, ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग इज द अमाउंट विड्रॉल बाय द प्रोप्राइटर। यहां पे मैं प्रोप्राइटर लिख रहा हूं तो आप समझ जाओ कि प्रोप्राइटर का मतलब क्या है। प्रोप्राइटर का मतलब है ऑनर, मालिक। ठीक है, सो ड्राइंग अमाउंट है जो कि विड्रॉ करता है प्रोप्राइटर या ऑनर इन दी फॉर्म ऑफ कैश, या तो वो कैश के फॉर्म में पैसा निकाले या तो वो गुड्स के फॉर्म में पैसा निकाले, या मतलब सामान बिजनेस से निकाले, फॉर हिज पर्सनल यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपको लिखनी ही लिखनी होगी, पर्सनल यूज। अब पर्सनल यूज का मतलब क्या है, पर्सनल मतलब अपने खर्च के लिए वो निकाले, बिजनेस के लिए नहीं, अपने घर के लिए निकाले, उसे बोलते हैं पर्सनल यूज, या इसको कभी कभी हाउस होल्ड एक्सपेंस भी बोला जाता है। तो सिंपल है, ड्रॉइंग इज द अमाउंट विड्रॉल बाय द प्रोप्राइटर इन द फॉर्म ऑफ कैश और गुड्स फॉर हिज पर्सनल यूज। घर खर्च के लिए, अपने यूज के लिए निकाले बिजनेस से, उसे हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग। इसको भी ना हम जरा डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। हमने देखा था कि यहां पे एक व्यक्ति था राम, जिसने बिजनेस में कुछ पैसे लगाए थे। यहां पे इसने बिजनेस स्टार्ट किया था, राइट। यहां पे इसने बिजनेस स्टार्ट किया था। सो इसने बिजनेस स्टार्ट किया था 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करके। कितना इन्वेस्ट किया था इसने, इसने यहां पे रुपीस 5 लाख क्या किया था, इसने इन्वेस्ट किया था यहां पे। अब जब ये इन्वेस्ट किया था 5 लाख, इसमें भी हमें पता है 4 लाख में कैश में इंट्रोड्यूस किया था, 1 लाख गुड्स में। अब जब ये बिजनेस से पैसा इसको जरूरत पड़ गई, अब ये निकाल रहा है, ये पैसा क्या कर रहा है, निकाल रहा है। लेट सपोज इसने विड्रॉ किया, विड्रॉ मतलब पैसा निकालना, विड्रॉल। इसने विड्रॉल किया रुपीस 1 लाख का, 1 लाख रुपए निकाले। अगेन ये जो विड्रॉल है ये भी 2 फॉर्म में हो सकता है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। लेट सपोज इसने ना बिजनेस के अंदर से कैश निकाला रुपीस 70,000। आप 70K लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, आप पेपर में 70K मत लिखना वरना नंबर कट जाएंगे, प्रॉपर 70,000 लिखना। बट यहां पे 70K लिख रहा हूं मतलब 70,000 है। और आप यूट्यूब पे भी देखते होगे तो वहां पे K लिखा रहता है, इसका मतलब वो है 1000। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है। और यहां पे इसने गुड्स विड्रॉ किया रुपीस 30,000 का, तो टोटल हो गया ना 1 लाख। सो जो बिजनेस में पहला पैसे डाला था उसे हम बोलते हैं कैपिटल, और जो बिजनेस से वो पैसा निकाल ले अपने घर खर्च के लिए उसे हम बोलेंगे ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स भी कैश या गुड्स के फॉर्म में हो सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए हमने लिया कि उसने कितना विड्रॉल किया, उसने विड्रॉल किया 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए में से 70,000 कैश में विड्रॉ किया और गुड्स के फॉर्म में 30,000 उसने क्या किया, विड्रॉ किया। ठीक है, सिंपल है कि उसने 2 फॉर्म में विड्रॉइंग की। ठीक है, कैश और गुड्स। सो आई होप आपको ड्राइंग का भी मतलब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारा एक्सपेंस। अब ये ना अकाउंट्स में
बहुत बंदों को कंफ्यूज करता है इवन 12th क्लास में जाके। बट यहाँ पे हम कोई बुकिश डेफिनेशन नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे हम रियल एंड प्रैक्टिकल डेफिनेशन देख रहे हैं एक्सपेंस का, इसीलिए ये आपको अलग दिख रहा है बुक से। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस का तो सिंपल टर्म्स में अगर बोलूं तो खर्च होता है, लेकिन एनीथिंग ऑन विच सर्विसेज और बेनिफिट्स हैव टेकन इज नोन एज एक्सपेंस। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप एक छोटे से बच्चे हो, ठीक है, और आप ना 12वीं के बाद कहीं कॉलेज में गए, तो कॉलेज में जाओगे तो अगर तुम दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो तुम कोई एक पीजी में रहोगे, राइट, कोई एक पीजी में रहोगे। अब पीजी में तुम रहते हो तो रेंट पे करना पड़ता है, राइट। जो तुम रेंट पे कर रहे हो ना, रेंट पे, लेट सपोज ₹10,000, ये तुम्हारा क्या है? एक्सपेंस। बट इसे एक्सपेंस कब बोलेंगे? आप अगर कोई रेंटेड हाउस में रह रहे हो या पीजी में रह रहे हो और आपने अगर रेंट पे किया, सो वो आपके लिए एक्सपेंस है। मैंने क्या बोला? एक्सपेंस का मतलब ऐसी कोई भी चीज जिस पे सर्विसेज या बेनिफिट आपने ले चुके हैं। रेंट आप रह रहे हो, रेंट पे करते हो, तो आप हाउसिंग फैसिलिटी एंजॉय करते हो। मतलब अगर आप किसी के घर में एज अ रेंट पे 1 महीने रहते हो, तो 1 महीने बाद वो जो रेंट पे करोगे ना, वो आपका एक्सपेंस कहलाएगा। अगर आप कहीं पे लेट सपोज आप बार्बर शॉप पे जाते हो, नाई वाले के पास, वहां पे आपने अपना बाल कटवा लिया, तो आपने बेनिफिट ले लिया, सो वो आपका क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। आप किसी मॉल में जाते हो और फिर वहां पे लेट सपोज आपको पिज्जा बहुत पसंद है, पिज्जा जाके खा लेते हो, बेनिफिट ले लिया, कंज्यूम कर लिया, सो वो आपके लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। और दूसरी चीज, एक्सपेंस का रिलेशन कभी भी इससे नहीं होता कि आपने पैसा पे किया या नहीं किया। देखो, रेंट पे करने की बारी आई ना, तो ये तुरंत, मतलब महीने के अंत में पे भी कर सकता है, पे भी कर सकता है, या ये महीने के अंत में पे नहीं करेगा, बोलेगा मैं अगले महीने दे दूंगा, अगले महीने। तो रिमेंबर, चाहे आप पे करो उसी वक्त या आप प्रॉमिस करो कि मैं बाद में पे कर दूंगा, दोनों ही केसेस में ये आपका एक्सपेंस है। क्योंकि एक्सपेंस का सिंपल सा मतलब है ऐसी कोई भी चीज जिसके अगेंस्ट आपने बेनिफिट ले लिया है। सो अगर आप पूरे 1 महीने किसी हाउस में, किसी एज अ किराएदार, टेनेंट, किसी के घर में आपने रहा है, तो आपके लिए 1 महीने बाद वो जो पैसा पे करोगे एज अ रेंट, वो क्या कहलाएगा? एक्सपेंस। या अगर आप 1 महीने बाद पे नहीं करते, आप ये प्रॉमिस करते हो कि मैं आगे पेमेंट कर दूंगा, तो वो भी आपके लिए एक्सपेंस कहलाएगा। सो एक्सपेंस का रिलेशन कभी पैसे देने या ना देने से नहीं होता। एक्सपेंस का रिलेशन होता है कि अगर आपने सर्विसेज या बेनिफिट एंजॉय कर लिया, ले लिया है, तो वो आपके लिए एक्सपेंस है। आई होप ये टर्म्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक है। फिर हमारा फोर्थ है इनकम। फोर्थ क्या है हमारा? इनकम। अब इनकम क्या होता है? एनीथिंग ऑन विच सर्विसेज हैव रेंडर्ड। देखो, रेंडर्ड तुम्हारे लिए एक न्यू वर्ड है। रेंडर्ड का मतलब क्या होता है? प्रोवाइड। रेंडर्ड का मतलब क्या होता है? अगर आप कोई चीज प्रोवाइड कर रहे हो ना, सो वो रेंडर्ड है। सो इनकम का मतलब क्या है? इनकम का मतलब हम समझते हैं कि पैसे का आना। इनकम का मतलब है एनीथिंग ऑन विच सर्विसेज हैव रेंडर्ड इज नोन एज इनकम। ऐसी कोई भी चीज जिसके अगेंस्ट आपने सर्विसेज दे दी है, वो आपके लिए इनकम है। मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूं। लाइक आई एम अ ट्यूटर राइट नाउ ऑफ अकाउंटेंसी। तो अगर मैं किसी बच्चे को 1 महीने पढ़ाता हूं, ठीक है, सो 1 महीने बाद मैं उससे क्या रिसीव करूंगा? फीस। क्योंकि मेरा काम क्या है? मेरा काम कोई प्रोडक्ट देना नहीं है, मेरा काम है सर्विस प्रोवाइड करना। एजुकेशन इज अ सर्विस इंडस्ट्री, सो मैं यहां पे आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। तो अगर मैंने आपको 1 महीने पढ़ा दिया, सो वो मेरे लिए इनकम हो गया। चाहे मुझे पैसा 1 महीने बाद तुरंत मिले या अगले महीने या उसके अगले महीने मिले, अकाउंट्स में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अकाउंट सिर्फ ये कहता है
कि अगर आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, आपने किसी को बेनिफिट दे दिया, अपना दे दिया, बेनिफिट दिलवा दिया, सो वो आपके लिए इनकम हो जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सो यहां पे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूं कि मैं एक तरीके से फीस लेता हूं, ठीक है, फीस लेट सपोज 500 रुपीज, 500 एक स्टूडेंट से, ठीक है। सो मैंने एक स्टूडेंट को पढ़ाया और उससे महीने के अंत में डिमांड किया कि 500 रुपये फीस तुम्हारी हुई। तो एक केस है कि उसने तुरंत पे कर दिया, सर कह रहा है कि अच्छा सर ये लो फीस 500 रुपये। और एक दूसरा केस हो सकता है कि उसके पास पैसे ना हो, तो वो कहेगा कि सर अभी नहीं दूंगा, एक महीने बाद दे दूंगा, तो 1 मंथ आफ्टर देगा। तो क्या जब वो एक महीने बाद देगा मुझे पैसे तब उसे इनकम कंसिडर करूंगा? नहीं। अकाउंट्स के केस में मैंने जैसे ही उसको पूरे महीने पढ़ा दिया ना, वैसे ही वो मेरा इनकम कन्वर्ट हो गया। वो जो एक महीने बाद पैसा मिलेगा ना, उसे मैं कंसिडर नहीं करूंगा। मैंने सर्विसेज दे दी, मेरा हक बन गया कि मुझे पैसा तुमसे लेना है, वो मेरा इनकम कन्वर्ट हो गया इनकम में। सो इनकम का मतलब अगर आपने सर्विसेज रेंडर्ड कर दी है, प्रोवाइड कर दी है, दे दिया है, सो वो आपका इनकम हो गया। चाहे अभी मिले चाहे बाद में मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो ये था हमारा इनकम। सो यहां पे आपको क्या रखना है? सर्विसेज हैव रेंडर्ड, और यहां पे है ऑन विच सर्विसेज और बेनिफिट्स हैव टेकन। बेनिफिट्स अगर आपने ले लिया है तो वो आपका एक्सपेंस, सर्विसेज अगर आपने दे दिया है सो वो आपके लिए इनकम, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है लायबिलिटी। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म है, लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? सर का बोझ। लायबिलिटी मतलब मेरे सर का बोझ है। लायबिलिटी मतलब वही लिखा है बर्डन। बर्डन मतलब जब आप एग्जाम आता है तो बर्डन फील करते हो। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं अकाउंटेबिलिटी, कि मैं ऑब्लाइज्ड हूं, मैं इसके लिए मजबूर हूं कि मुझे ये काम करना पड़ेगा। ऑब्लिगेशन मतलब एक तरीके से मजबूरी, कि आपको, आपने अगर किसी से लोन लिया है तो आपको वो लोन पे करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। सो लायबिलिटी का मतलब होता है बर्डन और ऑब्लिगेशन। इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं कि लायबिलिटी का मतलब क्या है। लेट्स सपोज आपको कभी पैसे की रिक्वायरमेंट हुई और आपने बैंक से पर्सनल लोन ले लिया। तो वो जो बैंक से लोन लिया ना, उस वक्त तो लगेगा कि आपके पास पैसा आया, क्योंकि आपने लोन लिया है तो आपके पास क्या आएगा? पैसा आएगा। लेट्स सपोज आपने 2 लाख रुपए का लोन ले लिया, तो 2 लाख रुपए आए तो, लेकिन एक सरदर्द क्रिएट हो गया कि अगर 2 लाख रुपए लिए हैं तो मुझे 2 लाख रुपए लौटाने पड़ेंगे, और प्लस उसके साथ साथ मुझे इंटरेस्ट भी लौटाना पड़ेगा। तो अगर आपने किसी से लोन लिया तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब ही है कि देनदारी, मतलब आपको फ्यूचर में किसी को पैसे देने हैं, लायबिलिटी है, बोझ है कि यार लोन लिया है तो लोन का तो पैसा वापस करना ही पड़ेगा। दूसरा क्या हो सकता है कि मान लीजिए आपने किसी के दुकान से उधार पे सामान खरीदा, तो अभी तो आप सामान लेके आ गए, लेकिन आपके दिमाग में वो बर्डन बना रहेगा ना कि फ्यूचर में उसे पैसे पे करने हैं। तो फ्यूचर में पैसे पे करने हैं, क्योंकि अभी आपने क्या खरीदा है? उधार पे सामान खरीदा है, क्रेडिट परचेज किया है, तो फ्यूचर में उसका पैसा देना पड़ेगा। तो अगर देना है तो लायबिलिटी है, मतलब बर्डन, ऑब्लिगेशन। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल अभी अभी हमने देखा था, लोन टेकन। अगर आपने कोई लोन लिया है तो वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए लायबिलिटी है, ठीक है। सो लायबिलिटी मींस बर्डन ऑन द बिजनेस। बिजनेस पे बर्डन है विच बिजनेस हैव टू पे, जिसे बिजनेस को पे करना है फ्यूचर में, ठीक है। अब जरा हम लायबिलिटी को देखते हैं कि लायबिलिटी भी 2 टाइप्स की हो सकती हैं। एक ऐसी लायबिलिटी जिसे हम कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। एक ऐसी लायबिलिटी जिसे कहते हैं हम नॉन करंट लायबिलिटी। एग्जाम्पल हम वही लेते हैं, लोन टेकन।
अगर आपने किसी से लोन लिया है, लेट्स सपोज आपने बैंक से लोन लिया है 4 साल के लिए, सो उसे हम बोलेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट आपको 1 साल के बाद करना है। सिंपल, एक ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट आपको 1 साल बाद करना है। उसी को मैंने बहुत सिंपल में लिख दिया है कि नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है? आफ्टर 1 ईयर आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। आफ्टर 1 ईयर पे करना पड़ेगा। एक ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट हमें आफ्टर 1 साल बाद करना होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन करंट लायबिलिटी। दूसरा हमारा क्या है? करंट लायबिलिटी। सिंपल, इसका ऑपोजिट, एक ऐसी लायबिलिटी जिसका हमें पेमेंट 1 साल के अंदर करना होगा। लेट सपोज आपने अपने दोस्त से 10,000 रुपए लोन लिए, बोला कि यार अभी पैसे नहीं है, फ्यूचर में ना 2-3 महीने बाद मैं तेरे पैसे लौटा दूंगा। सो अगर आप बोल रहे हो 2-3 महीने बाद मैं पैसे लौटा दूंगा, तो विद इन 1 ईयर पे कर रहे हो ना आप, विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर, तो आप इसे बोलोगे करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी का मतलब एक ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट आप 1 साल के अंदर ही अंदर कर दो, उसे बोलेंगे करंट लायबिलिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। एसेट्स, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तरीके से टर्म है, एसेट्स। अब देखो यार, एसेट्स की ना बुक में बहुत अलग अलग टाइप्स की डेफिनेशन दी है। मैंने अगेन यहाँ पे बहुत सिंपल और रियल लाइफ प्रैक्टिकल पिक किया है, जिससे आपको एसेट्स का मतलब समझ आ जाए। जब आपको एसेट्स का मतलब समझ आ जाएगा, आप अपने टर्म्स में एक्सप्लेन करो। मेरा भी कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने टर्म्स में एक्सप्लेन करो। बस आपको करना क्या है? आपको समझने पे ध्यान देना है। सो एसेट्स का मतलब मीन्स एनीथिंग ऑन विच बेनिफिट इज रिमेनिंग टू टेक। ऐसी कोई भी चीज जिसपे बेनिफिट अभी बाकी है, मतलब बेनिफिट लेना बाकी है। फ्यूचर में आपको किसी भी चीज पे बेनिफिट लेना है, वो आपके लिए क्या हो जाएगा? एसेट्स। फ्यूचर में ऐसी कोई भी चीज जिसके अगेंस्ट आपको बेनिफिट लेना है, उसे हम बोलेंगे क्या? एसेट्स। और एसेट्स क्या होते हैं? दे आर दी इकोनॉमिक रिसोर्सेस ऑफ ए कंपनी। ये इकोनॉमिक रिसोर्सेस होते हैं कंपनी के, जो कि कंपनी को ना प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करते हैं इन फ्यूचर। प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करते हैं इन फ्यूचर, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एसेट्स। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था ना, लोन टेकन। अगर हमने किसी से लोन लिया है तो उसका लोन वापस करना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है। उसी का ऑपोजिट कर दो, अगर आपने किसी को लोन दिया है तो, अगर आपने किसी को लोन दिया है तो फ्यूचर में उससे पैसे लेने हैं ना, उससे पैसे लेने हैं। सो आपको बेनिफिट इज रिमेनिंग टू टेक। बेनिफिट आपको उससे मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा? आपने किसी को लोन दिया तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और प्लस आपका जो प्रिंसिपल मेन अमाउंट है वो भी आपको रिसीव होगा। सो यहां पे एसेट्स का मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसके अगेंस्ट फ्यूचर में बेनिफिट लेना हो, उसे हम सिंपली क्या बोलेंगे? एसेट्स। सो अगर आपने किसी को लोन दिया है तो फ्यूचर में उससे पैसा लेना है और इंटरेस्ट भी लेना है, तो वो आपके लिए क्या है? एसेट्स। सो लोन गिवन, यहां पे एग्जाम्पल क्या बन गया? यहां पे अगर आपने किसी को लोन दिया है, लोन गिवन, अगर आपने लोन गिवन, लोन दिया है, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा? एसेट्स। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं एसेट्स में, ठीक है, बट अभी आप सिर्फ इतना फोकस करिए कि ऐसी कोई भी चीज जिसके अगेंस्ट फ्यूचर में बेनिफिट लेना है। और ये इकोनॉमिक रिसोर्सेस होते हैं, मतलब इससे ही बिजनेस की पहचान होती है। संपत्ति जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना, उसे ही हम यहाँ पे एसेट्स बोल रहे हैं। तो संपत्ति, यार देखो, संपत्ति में हम ये भी तो देखते हैं, आपकी लैंड कितनी है जी, आपके पास मकान कितने हैं, बिल्डिंग, आपके पास मकान कितने हैं, बिल्डिंग। ऐसे ही ईटीसी बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। लैंड, बिल्डिंग, ये सारे क्या हैं? आपके एसेट्स, संपत्ति। अब जरा हम एसेट्स के अंदर देखते हैं
कि एसेट्स के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। सो एसेट्स के ना मेनली दो टाइप होते हैं। एसेट्स के कितने टाइप होते हैं? मेनली टू टाइप्स होते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला टाइप है एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स। अब देख के ही लग रहा है नॉन करंट एसेट्स, एक ऐसा एसेट्स जिसके अगेंस्ट पैसा रिसीव होगा लेकिन एक साल बाद। क्या बोल रहा हूं? एक ऐसा एसेट्स जिसके अगेंस्ट पैसा रिसीव होगा एक साल बाद, और इसको हम अपने बिजनेस में रखते हैं रीसेल के लिए नहीं। रीसेल का मतलब ऐसी कोई भी चीज मैंने जो खरीदी उसको बेचना नहीं है, ऐसी चीज मैंने रखी है जिसका मैं फ्यूचर में यूज करूं। लाइक लैंड, आपने जमीन रखी है 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, ठीक है। सो यही लिखा है नॉट फॉर रीसेल, ये रीसेल के लिए नहीं होता। और आप नॉन करंट एसेट्स का ऐसे बोल सकते हो, ऐसी कोई भी चीज जिसके अगेंस्ट बेनिफिट रिसीव होगा या पैसा बोल लो एक साल बाद, उसे हम बोलेंगे नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। रीसेल के लिए नहीं होता, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आपने जमीन रखी है लॉन्ग टर्म के लिए, आप कोई घर खरीदते हो तो उसमें 5 साल, 10 साल, 15 साल रहते हो, सो लॉन्ग टर्म हो गया। दूसरा है हमारा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होता है? एक ऐसा एसेट्स जो एक साल के अंदर ही कैश में कन्वर्ट हो जाए। क्या बोल रहा हूं? करंट एसेट्स, एक ऐसा एसेट्स जो विद इन 1 ईयर कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाए, पर्पस ऑफ रीसेल एंड कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। यहां पे क्या लिखा है? कैश लिखा है। सो पर्पस क्या होता है? रीसेल, मतलब एक ऐसा एसेट्स जिनको बेच के मैं एक साल के अंदर पैसा कन्वर्ट कर सकूं। आपने अगर किसी को लोन दिया है तो उससे आप अपना पैसा वापस लोगे, अगर एक साल के अंदर पैसा वापस लोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? करंट एसेट्स। एक साल बाद अपना पैसा वापस लोगे तो वो क्या हो जाएगा? नॉन करंट एसेट्स। लैंड एंड बिल्डिंग लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए है तो नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। सो करंट एसेट्स मतलब उसको हम रीसेल के लिए रखते हैं। लाइक गुड्स, गुड्स भी आपका नॉन करंट एसेट्स में आता है, जिसे हम यहां पे क्या बोलते हैं? स्टॉक। क्या बोलते हैं? स्टॉक। आपके पास कितना गुड्स है, तो अगर स्टॉक बोल रहे हैं तो स्टॉक भी क्या है? गुड्स। अब गुड्स हम खरीदते ही हैं कि उसको बेच के हम कैश में कन्वर्ट कर सके, जिससे फायदा कमा सके। सो वो हमारा किसके अंदर आ जाएगा? करंट एसेट्स के अंदर। तो आई होप करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स आपको बड़े अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है नॉन करंट एसेट्स को भी अब हम ब्रेक करेंगे कि नॉन करंट एसेट्स भी दो टाइप्स में बटा पड़ा है, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स, एक ऐसा एसेट्स जो कि एक साल बाद कैश में कन्वर्ट हो, ठीक है, और जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए बिजनेस में हो। सो नॉन करंट एसेट्स में एक पहला आता है फिक्स्ड एसेट्स। क्या आता है? फिक्स्ड एसेट्स। और दूसरा आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होता है जो बिजनेस के अंदर फिक्स है। क्या बोल रहा हूं? फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स है जो बिजनेस के अंदर क्या है? फिक्स है। जैसे विच हैव फिक्स्ड इन कंपनी नॉट फॉर रीसेल एंड अर्न प्रॉफिट। एक ऐसी चीज जो बिजनेस के अंदर फिक्स है और जिसका पर्पस क्या है? नॉट फॉर रीसेल एंड अर्न प्रॉफिट, जिसको हमें रीसेल नहीं करना, हमें उससे प्रॉफिट अर्न करना है। लेट्स सपोज आपने मशीनरी खरीदी। क्या खरीदी आपने? एग्जाम्पल के तौर पे मशीनरी खरीदी, ठीक है। मशीन आपने परचेज किया, मशीनरी आपने परचेज की। तो हम मशीन खरीदते क्यों हैं यार? अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आप मशीन परचेज करोगे कि उससे आप अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सको। सो क्या आपने मशीन खरीदी है बेचने के लिए? नहीं, हमने मशीन खरीदी है कि उससे प्रोडक्ट बनाएंगे और उस प्रोडक्ट को बेच के हम क्या कमाएंगे? प्रॉफिट कमाएंगे। क्या कमाएंगे? प्रॉफिट। और ये बिजनेस में मेरे रहेगा, जब तक वो चलता रहेगा तब तक मैं उसको बिजनेस में रखूंगा। सो यहाँ पे मशीनरी क्या हो जाएगा? आपका फिक्स एसेट्स का एक एग्जाम्पल कि जिसे हम बिजनेस में रख रहे हैं, फिक्स्ड है, बिजनेस में ये रहेगा और इससे हम फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएंगे। सो मशीनरी से गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे, उससे बेचेंगे और फिर उससे पैसा हम क्या कमाएंगे? पैसा कमाएंगे। सो इसे बोलते हैं फिक्स्ड।
दूसरा है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपने 1 साल से ज्यादा के लिए कर रखा हो। लाइक आपने शेयर मार्केट का तो नाम सबने सुना होगा। सो अगर आपने इन्वेस्ट किया है शेयर मार्केट में, अगर आपने इन्वेस्ट किया है शेयर मार्केट और वो भी किसी दूसरी कंपनी में, किसमें, किसी दूसरी कंपनी में, सो जो आप शेयर होल्डर बनोगे ना दूसरी कंपनी के, आपके लिए क्या होगा वो इन्वेस्टमेंट। लाइक मेरी एक अलग कंपनी है और मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए 100। सो मैं रिलायंस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। वो जो मैंने इन्वेस्ट किया है वो मेरे लिए एसेट्स है, क्योंकि फ्यूचर में उससे पैसा मिलेगा। अगर शेयर्स प्राइस के दाम बढ़े तो मेरे को फायदा भी मिलेगा। सो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, यहां पे लिख देता हूं ऑफ अनदर कंपनी। अगर आप दूसरी के कंपनी में पैसा लगाते हो ना तो वो आपके लिए, और आप उसको 1 साल से ज्यादा के लिए रख रहे हो, तो आप उसे बोलोगे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और हमारा लास्ट है, अब फिक्स एसेट्स को भी डिफाइन कर दिया जाता है और इसको एलैबोरेट कर दिया गया है। हमने पढ़ा था फिक्स एसेट्स एक ऐसा एसेट्स जो बिजनेस के अंदर फिक्स है, उसको रीसेल के लिए नहीं रखा, उसको बिजनेस में यूज करके हम फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएंगे। अब फिक्स एसेट्स को भी 2 चीजों में बांट दिया गया है, एक टेंजिबल एसेट्स, एक इंटेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल एसेट्स क्या होता है? टेंजिबल एसेट्स का सिंपल सा मीनिंग है कि टेंजिबल एसेट्स क्या होता है? टेंजिबल एसेट्स, यहां पे टेंजिबल एसेट्स के आगे हो जाएगा, टेंजिबल एसेट्स आर those assets which can be seen, ये इंपॉर्टेंट है, which can be seen or touched। टेंजिबल एसेट्स एक ऐसा एसेट्स होता है जिसे हम देख या छू सकते हैं, उसे बोलेंगे टेंजिबल एसेट्स। दोनों जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल मतलब एक ऐसा एसेट्स जिसे हम देख या छू सकते हैं, तो इंग्लिश में बोलेंगे tangible assets are those assets which can be seen or touched is called tangible assets। इसके एग्जाम्पल लैंड, जो हमने पहले ही देखा था। लैंड, आप लैंड को देख भी सकते हो, छू भी सकते हो। बिल्डिंग को आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो। तो ये सारे के सारे आपके क्या, किसके एग्जाम्पल हैं? टेंजिबल। जो हमने मशीनरी लिया था, यहां पे एक मशीनरी भी ले लो कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मशीनरी भी आपका किसके अंदर आ जाएगा? टेंजिबल, क्योंकि मशीन को भी हम देख या छू सकते हैं। दूसरा है हमारा इंटेंजिबल। दूसरा क्या है? इंटेंजिबल। सो इंटेंजिबल आर दोज एसेट्स विच, यहां पे सॉरी 2 बार लिख गया है विच, और यहां पे आर को काट दीजिए। ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स, intangible assets are those assets which cannot be seen। इसे हम देख नहीं सकते या छू नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? इसे प्रॉपर हम कहेंगे कि क्या चीज है, उसे देख नहीं सकते और छू भी नहीं सकते। intangible assets are those assets which cannot be seen or touched। एग्जाम्पल गुडविल। अब ये गुडविल क्या होता है? देखो यार, गुडविल का मतलब होता है ना सिंपल टर्म्स में रेपुटेशन। आपने नोटिस किया होगा कि मिठाई की दुकान तो आपके घर के आसपास बहुत सारी होती हैं, लेकिन कोई एक ऐसा स्पेसिफिक स्वीट का शॉप होता है जहां पे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर रीच करते हैं और उसके बारे में लोग कहते हैं कि आप यहीं से जाके सामान खरीदना, बिना कुछ कहे, मतलब बिना सेल्समैन के कहे आप वहां से जाके खरीदते हो, क्योंकि आपने लोगों से अच्छी अच्छी बातें सुनी हैं उस बिजनेस के बारे में। उसे बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ। मतलब सबकी जुबान पे एक ही दुकान का नाम है, लाइक राहुल हलवाई वाला, कुछ भी ले लो आप एग्जाम्पल, उसे हम बोलेंगे गुडविल। गुडविल का मतलब होता है एक तरीके से रेपुटेशन, नाम। आपने अगर नाम बना रखा है तो दूसरे के यहां कुछ भी बिक्री नहीं हो रही और आपके यहां लोग इतने लाइन लगा के रखे हैं कि आप दे ही नहीं पा रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल। दूसरा हमारा टर्म है पेटेंट। पेटेंट का मतलब क्या होता है? एक तरीके से आप अपने नाम का पेटेंट करवाते हो। आपने अगर कोई भी चीज इन्वेंट की है और आपको लगता है कि ये दुनिया में बहुत ज्यादा चलेगी और इसे लोग
काफी सराहेंगे और आपने वो खुद इन्वेंट किया है, सो आप उसका पेटेंट करवा लो, मींस उस पे अपना नाम रजिस्टर्ड करवा लो, फिर कोई दूसरा बंदा उसको यूज ही नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ आप ही उस टाइप की चीजों को दोबारा बना सकते हो या बहुत सारी चीजें बना सकते हो उसी से रिलेटेड, कोई दूसरा बंदा नहीं बना सकता। लेट्स सपोज किसी ने ना एक रेसिपी बनाई, बिल्कुल अलग तरीके की मिठाई बनाई, सो उसे लगता है कि लोगों को ये काफी पसंद आ रहा है, कोई मेरी कॉपी ना कर ले तो मैं इसका पेटेंट करवा लेता हूं। तो जब वो पेटेंट करवा लेगा ना, मींस अपना नाम लिखवा लेगा कि मैंने ये स्वीट को इन्वेंट किया है और कोई और यूज ना कर सके, सो वो पेटेंट करवा लेता है, तो कोई भी दूसरा व्यक्ति उसको प्रोफेशनली यूज नहीं कर सकता उसके परमिशन के बिना। उसे हम बोलते हैं पेटेंट, और बाकी सारी भी चीजें हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट है हमारा फिक्टिशियस एसेट्स। अब ये थोड़ा सा एक अलग है, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट्स को ना डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है। आप इसको यहीं पे देख लो कि फिक्टिशियस एसेट्स को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है। अब ये फिक्टिशियस एसेट्स क्या है, ये ना डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। इसका ना एक ही सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट, लेट्स सपोज अगर मान लो कि बाबा रामदेव की एक कंपनी है पतंजलि। अब बाबा रामदेव ने एक साल के अंदर ही 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए एडवर्टीजमेंट पे, तभी तो उनकी एड्स चलती है। अब एड्स किसी भी टीवी चैनल पे चलने के लिए पैसा देना पड़ता है, तो उन्होंने एक साल के अंदर ही 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया प्रचार पे, एडवर्टीजमेंट पे। सो वो जो 10 करोड़ खर्च किया है ना, उसका बेनिफिट एक साल में ही नहीं मिल जाएगा। उसका बेनिफिट, लेट सपोज उन्होंने अग्रीमेंट कर रखा है कि मैं आपको 10 करोड़ दे रहा हूं और ये आपके चैनल पे ना 10 साल चलना चाहिए। सो वो तो 10 साल चलेगा, तो हम कहेंगे कि इसको 10 साल का खर्च मानेंगे। 10 साल मतलब 10 करोड़ है, 10 करोड़ को 10 से डिवाइड दे देंगे तो 1 करोड़ आ जाएगा। हर एक साल का खर्च कितना होगा? 1 करोड़। तो अगर आपने पहले साल 1 करोड़ का खर्च दिखाया, तो वो जो बाकी के 9 करोड़ हैं वो उसी को बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। ये एसेट्स एक्चुअली में है नहीं, फिक्टिशियस एसेट्स हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस पे हमें बेनिफिट मिलेगा। खर्च तो है, लेकिन ये एक ऐसा खर्च है जिससे हमें अर्निंग भी बहुत ज्यादा होगी, इसीलिए इसे बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड का मतलब क्या होता है? डेफर्ड का मतलब होता है लेट, मतलब इसको हम किस्तों में क्या, इस खर्च को हम क्या करेंगे? घटाएंगे, एक बार में ही नहीं घटाएंगे, ठीक है। सो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिक्टिशियस एसेट्स इज अ सेम थिंग। एग्जाम्पल है एडवर्टीजमेंट, ठीक है। सो आज का टॉपिक सिर्फ इतना था। आई होप ये आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसे मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। एंड वन लास्ट नोट, जैसा कि मैं सारा टॉपिक इंग्लिश में पढ़ा रहा हूं, सो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो डरे ना कि सबका सारा टॉपिक इंग्लिश में ही पढ़ाया जा रहा है। हिंदी में भी पढ़ाया जाएगा, मैं कुछ समय बाद हिंदी में भी इसको लाऊंगा। बट आपको एक चीज तो सोचना पड़ेगा यार कि 12वीं के बाद जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओगे, सो अब हिंदी तो ना के बराबर रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर में। आपको सारी चीजें किस में पढ़नी पड़ेगी? इंग्लिश। तो आप 11वीं 12वीं तो हिंदी में पढ़ लोगे, लेकिन 12वीं के बाद फिर इन्हीं चीजों को इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। सो आप अभी से थोड़ा थोड़ा आदत डालो कि आप इंग्लिश भी धीरे धीरे सीख सको, और बाकी जो है कि टर्म्स के अलावा जो मैं उन्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सारा का सारा हिंदी में है, तो इसे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले तो देख ही सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट इन द वीडियो। ओके, बाय बाय।